हेलो 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 बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। भाई आ गए फाइनली हम, और थोड़ी सी लेट क्लास हुई, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और हमारे साथ आज मौजूद हैं हमारे बाहुबली सर। सर स्वागत है आपका इस बैच में। आप बच्चों को थोड़ा सा गाइड करें कि किस तरीके से परफॉर्मेंस दिया जाए। अभी तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बच्चे वैसे। तो भाई लोगों, आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा आप लोगों का, है ना। अभी जो नए बच्चे हैं, मान लो जिन्होंने 11वीं में हमसे नहीं पढ़ी थी, या वो अभी नए नए 12th में आए हैं, ठीक है, पहली बार ये सोच रहे हैं कि सर 12th में आने के बाद क्या हम नीट निकाल सकते हैं कि नहीं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोगों ने पीडब्ल्यू पे भरोसा करा है, तो वो भरोसे के लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जब आपका 12th का सिलेबस खत्म हो जाएगा, उसके बाद 11th का रिवीजन हमारे प्लानर में ऑलरेडी है, ठीक है। तो पूरी 11th आप लोगों को वैसे पढ़ाई जाएगी, रिवाइज करवाई जाएगी। और रही बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, कुछ बहुत सारे बच्चे कमेंट में लिख रहे थे या भाई मैसेज कर रहे थे कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है जिससे 12th की ऑर्गेनिक चल जाए, या हमारी 11वीं बर्बाद है। तो भाई इसके लिए एक ही बात बोलूंगा कि जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे 12th क्लास की, उससे पहले आप लोगों को 11th के रिकॉर्डिंग कुछ पार्ट मिलते रहेंगे, वो सही चीज है, ठीक है, जिससे आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या हाइड्रोकार्बन एकदम मजबूत हो जाएगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ना बिल्कुल आप टेंशन मत लो, ठीक है। जैसे अपन मजबूत आदमी है, वैसे ही तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मजबूत करवा देंगे। और रसगुल्ला बहुत बढ़िया चीज है, रसगुल्ले रसगुल्ला, देख रहा हूँ रसगुल्ले वाली का कहानी। ये रसगुल्ले वाली कहानी बहुत खतरनाक है सर। हाँ, ये रसगुल्ले मिलेंगे 15 जून के आसपास, ऑर्गेनिक स्टार्ट होगी तो रसगुल्ले आएंगे, ठीक है। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, स्टार्टिंग जब अभी कर रहे हो ना आप 12th की, तो हो सकता है किसी ने गैप ले लिया हो 10 दिन का, 15 दिन का, तो अभी ना कम क्वेश्चन बन रहे होंगे। या कई बार ऐसा होता है कि बच्चा वीडियो लेक्चर देखता है, फिर डीपीपी लगा लेता है, लेकिन मॉड्यूल के लिए टाइम नहीं मिल रहा। वो सोचता है सर मॉड्यूल कब लगाएंगे, क्या डीपीपी और लेक्चर से काम बन जाएगा क्या। देखो बनेगा, लेकिन अभी आप अपने को कंपेयर मत करो किसी और से। आज से 15 दिन बाद तुम्हारी ऑटोमेटिक स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी, और बस, और उसके 15 दिन बाद आपकी स्पीड और तेज हो जाएगी। तो वो टाइम अपने आप निकलेगा, तुम्हें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, निकलेगा अपने आप टाइम, और मॉड्यूल भी आपका सॉल्व होता रहेगा, ठीक है। तो सबको रसगुल्लों के नजारे मिलेंगे 15 जून के बाद। चलो ऑल द वेरी बेस्ट। 11th के लेक्चर तो आप पहले ही दे दोगे। हाँ, 11th का मैं पहले ही दे दूंगा रिकॉर्डिंग करके। सर के जब लेक्चर 12th की ऑर्गेनिक चालू होगी, उसके पहले 11th के रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएंगे, तो अच्छी चीज है ये। हाँ, अभी तो हम कटप्पा बनाए, तो जब बाहुबली बनेगा तो तुम्हारे लिए रसगुल्ले भी मिलेंगे। रसगुल्ला बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है सर, सारी दुनिया रसगुल्लों पे टिकी हुई है कि नहीं। चलो ठीक है सर, ओके, लव यू। चलिए, थैंक यू सो मच सर। आपने अपने बच्चों को मोटिवेट किया, काफ़ी अच्छा लगा। देख लो भाई, सर ने जो चीज़ें बताई एकदम दिमाग में रखना, और धुआंधार तरीके से आपकी ऑर्गेनिक भी चालू हो जाएगी। चलिए तो शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 4 सॉल्यूशन का। और सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं अपन होमवर्क, है ना। होमवर्क आप सभी लोगों ने कर लिया? बोलो भाई, होमवर्क आप सभी लोगों ने कर लिया कि नहीं कर लिया? जल्दी फटाफट से बता दो मेरे को, होमवर्क कर लिया कि नहीं करा जो मैंने बोला था। तो होमवर्क डिस्कशन कर लें अपन जरा लेक्चर 3 का, और फिर डाउट्स आपके ले लेंगे। जैसे होमवर्क का एक सवाल ये था, इसमें थोड़ा सा करेक्शन भी था, बच्चे लिख भी रहे थे कमेंट्स में कि यहां पर मोलैलिटी है, और वो खैर इससे यूनिट से आपको समझ में आ भी गया होगा। तो यहां पर मोलैरिटी नहीं थी, मोलैलिटी है। इससे आपको समझ में आ गया होगा, काफी बच्चों ने आंसर भी किए थे कि वो मोलैलिटी है, 11.1 m लिखा हुआ है ना। तो अब ये कह रहे हैं कि भैया मोलैलिटी दे रखी है 11.1 m, है ना, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आपको चाहिए। तो कौन सा रिलेशन यूज करोगे? देखो मोलैलिटी गिवन है और मोल फ्रैक्शन तुमको चाहिए, ठीक है। मोलैलिटी गिवन है और मोल फ्रैक्शन तुमको निकालना है। क्या आंसर आया आपका? क्या आंसर आया जरा बताओ फटाफट से, क्या आंसर आया आप लोगों का? ढोलकपुर आंसर कह रहे हैं। अच्छा चलो देख लेते हैं एक बार। मोलैलिटी स्मॉल एम, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बेटे? स्मॉल एम इज इक्वल टू एक्स बी अपॉन एक्स ए, या चाई बी अपॉन चाई ए इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है ना। अब यहां मोलैलिटी दे रखी है 11.1। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैं लिख रहा हूं एक्स बी अपॉन एक्स ए, और 1000 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए क्या लोगे? यहां बोला है एक्वस सॉल्यूशन, इसका मतलब आपका सॉल्वेंट क्या है? यहां पर
सॉल्वेंट क्या है यहां पर? H2O, ठीक है, वाटर है। तो एक्वा सॉल्यूशन लिखा है तो सॉल्वेंट क्या है आपका? वाटर है ना? सॉल्वेंट क्या है आपका? वाटर है। इसका मतलब मैं यहां पर 1000 डिवाइडेड बाय 18 कर दूंगा। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? 18। क्या ये बात एकदम क्लियर है? क्या ये बात एकदम क्लियर है ना? चलिए भाई, तो आगे बढ़ते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसको। 11.1 इज इक्वल टू चाय बी अपॉन चाहिए, और ये हो गया आपका 55.5, यानी कि आपका आ गया चाय बी अपॉन चाहिए 11.1 डिवाइडेड बाय 55.5, यानी कि ये आ गया आपका 1/5। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? 1/5 आपका रेशियो आ गया मोल फ्रैक्शन का। अब मुझे ये बात बताओ, मैंने आपको बता रखा है जो मोल फ्रैक्शन का रेशियो होता है वही तो मोल का रेशियो होता है, यानी कि NB अपॉन Na ये आपका 1/5 हो जाएगा। NB को 1 ले लो, Na को 5 ले लो। तो अगर मुझे XB निकालना है तो 1/1 + 5, यानी कि 1/6, और दूसरे का निकालना है तो 1 में से माइनस कर दो। सिंपल सा है। या यहां पर आप फॉर्मूले को ओपन करके भी लिख सकते हो, आप चाहो तो इससे निकाल लो। NB अपॉन Na 1/5 है, डायरेक्ट सोच लो आप 1 डिवाइडेड बाय टोटल, तो 1/1 + 5, और दूसरा आ जाएगा 1 - 1/5। ठीक है, इस तरीके से। या आप इसको ओपन करके लिख लो, मैं ओपन करके समझा देता हूं, दोनों तरीके से में से कोई सा भी लगा दो। मैं क्या कर रहा हूं, XB और XA को लिख रहा हूं 1 - XB, सही है नीचे। तो यह आ गया 1/5, तो यह आ जाएगा 5XB इज इक्वल टू 1 - XB। तो यहां से XB आ गया 6XB आ गया 1, तो XB आ गया 1/6, और अगर एक 1/6 आ गया तो XA आ गया 1 - 1/6, यानी कि 5/6। तो 1/6 और 5/6 आपका आंसर ढोलकपुर एकदम सही था। कितने लोगों का आ गया था ढोलकपुर? जल्दी फटाफट से बता दो, कितने लोगों का आ गया था ढोलकपुर? जल्दी फटाफट से बता दो, तुरंत से पहले। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये तो मैंने पूरा डिटेल में सॉल्व किया, आप डायरेक्ट यहां से कर सकते थे क्या, कि भैया मोलैलिटी 11.1 है, 1000 अपॉन, अगर एक्वा सॉल्यूशन हुआ तो आप यहां पर डायरेक्टली, अगर एक्वा सॉल्यूशन हुआ तो आप यहां पर डायरेक्टली ये यूज कर सकते हो। देखो, आप यहां पर डायरेक्टली 55.5 लिख सकते हो, क्यों? 18 ही होता है मॉलिक्यूलर वेट, तो आप डायरेक्टली 55.5, यहां पर क्या था 11.1, 11.1 डिवाइड बाय 55.5, 1/5 आ गया। XB अपॉन XA 1/5 है, तो NB अपॉन NA भी 1/5 है। तो अगर मोल फ्रैक्शन किसी एक के निकाले तो 1/1 + 5 और दूसरे के 5/1 + 5। आप डायरेक्ट को सॉल्व कर सकते हो। एक बच्चा कह रहा है डायरेक्ट कैसे? इतना ये तो मैंने डिटेल में किया, डायरेक्ट ऐसे। अगर एक्वा सॉल्यूशन है तो आपका फॉर्मूला ये बनेगा, ठीक। अब यहां बस 11.1 पुट करना है, 11.1 डिवाइडेड बाय 55.5, 1/5 आ गया। मोल फ्रैक्शन का रेशियो 1/5 है, तो मोल का रेशियो भी 1/5 होगा। सिंपल सा, अगर मोल का रेशियो 1/5 है तो 1 के 1 1 के 5 ले लो, आपको तो रेशियो ही तो निकालना मोल फ्रैक्शन में। तो 1 के 1 1 के 5 है, तो अगर मोल फ्रैक्शन निकालना तो 1/1 + 5 और 5/1 + 5। सिंपल सा है ना? ये तो मैंने डिटेल में सॉल्व करके समझाया है, बाकी आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एक्वा सॉल्यूशन है तो आपका 55.5 आएगा वहां पे। सर 55.5 कहां से आया? 1000 डिवाइडेड बाय 18 55.5 होता है, ठीक है। क्लियर है? आया था सबका आंसर, ये सभी लोगों का आंसर आ गया था। चलें आगे, लिख रहे हो तो फटाफट से लिख लो। लिख रहे हो तो फटाफट से लिख लो, बोले भाई। चलें आगे, चलें आगे। हाँ भाई, चलो चलो, चमक गया चमकिस, अरे वाह बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। आगे बढ़ना हो तो बस डन लिख देना, आगे चल देंगे। डन चमकिस, जल्दी से, ठीक है। चलिए भाई, क्या आपका इसका आंसर आया? इसका आंसर आया क्या? चलिए बताइए जरा, कितने लोगों का इसका आंसर आ गया था? मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन इट्स एक्वा सॉल्यूशन। देखो कहीं भी एक्वा सॉल्यूशन है, इसका मतलब सोलवेंट क्या है बेटा? सोलवेंट क्या है बेटा? पानी है। जी हां सर, कह रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, मैं इथेनॉल को बी बोल देता हूं और ये जो सॉल्वेंट पानी उसको ए बोल देता हूं, तो चाय भी कितना है यहां पर? 0.25 है ना, जिसको मैं 1/4 भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन इथेनॉल का ये आ गया। आपको क्या चाहिए? फाइंड मास परसेंटेज ऑफ इथेनॉल इन दिस सॉल्यूशन। आपको मास परसेंटेज निकालना है। कैसे निकालोगे?
किसका निकालना है? इथेनॉल का। कैसे निकालोगे? आया था आपका आंसर। एक्स भी आपका 1/4 है, एक्स भी आपका 1/4 है, तो मोल फ्रैक्शन आपका 1/4 है। किसका? एक्स बी का। तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं क्या? एक्स बी अगर 1/4 है तो एक्स से कितना आ जाएगा? 1 - 1/4 यानी कि 3/4। अब मुझे बताओ एक्स बी अपॉन एक्स ए जो है, क्या वो मैं एन बी अपॉन एन ए लिख सकता हूं? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। एन बी कितना है, एन ए कितना है, ये निकालना है तुमको, तो एक्स बी अपॉन एक्स से निकाल लो। तो एक्स बी 1/4 है, एक्स से 3/4 है, तो 1/4 अपॉन 3/4 ये पुट कर दिया, तो यहां से एन बी बाय एन ए आ जाएगा। 4 से 4 उड़ा दो, 1/3 आ जाएगा। तो एन बी अपॉन एन ए जो है वो आ गया आपका 1/3। क्या ये बात सही है? ये कितना आ गया? 1/3। और आपको मास परसेंटेज निकालना है, और परसेंटेज निकालने के लिए आप इनको बराबर मान के सॉल्व कर दो। कैसे? एन बी को मैं 1 ले लेता हूं और एन ए को मैं 3 ले लेता हूं। ठीक, अब यहां से वेट निकालना है और परसेंटेज निकाल लेंगे। ठीक है, एन बी 1 है, बी क्या है? इथेनॉल। तो वेट ऑफ बी कितना आ जाएगा? 1 इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ इथेनॉल कितना है, जरा निकालना। C2H6O 24 और 30 और 16 46 46 है। और Na कितना आ जाएगा? पानी है, तो 3 इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ वाटर 18 है, तो ये तो 46 आ गया और ये आ गया आपका 54। अब तुम्हें निकालना है परसेंटेज किसका? इथेनॉल का निकालना है। तो परसेंटेज वेट ऑफ इथेनॉल, परसेंटेज वेट ऑफ इथेनॉल कितना आ जाएगा? वेट ऑफ इथेनॉल डिवाइडेड बाय टोटल वेट, तो 46 प्लस 54 इंटू 100। देख लो जरा, क्लियर है? तो कितना आ गया? 46% आ गया। देखो ये तोड़ जाएगा इससे, 46% आपका आ गया, यानी कि ढोलकपुर आंसर है। क्या करा मैंने? मुझे एक के मोल फ्रैक्शन दे रखे थे, दूसरे के निकाले। प्रोसेस समझो, एक के मोल फ्रैक्शन दे रखे हैं, दूसरे के हमने निकाल लिए। क्यों? एक के 0.25 है, तो 0.25 तो 25/100 1/4 आ गया। दूसरे के कितने हो जाएंगे? 3/4। मोल फ्रैक्शन का रेशियो क्या आएगा? 1/4 अपॉन 3/4 यानी कि 1/3। यानी कि एक के मोल 1 और एक के मोल 3 ले लो, क्योंकि आपको परसेंटेज ही निकालना है ना, रेशियो निकालना है। तो एनबी मैंने कितना ले लिया? 1 और एनए ले लिया 3। बी क्या है? इथेनॉल। ए क्या है? वाटर। तो इसका मतलब यह है कि वेट जब निकालोगे, ये 46 क्या है? मॉलिकुलर वेट ऑफ इथेनॉल है, तो मोल इंटू मॉलिकुलर वेट। ये क्या है? मोल्स 3 इंटू मॉलिकुलर वेट 18। सही है, तो यहां से वेट आ गया। तो मुझे परसेंटेज वेट ऑफ इथेनॉल निकालना है, तो इथेनॉल का वेट डिवाइड बाय टोटल वेट, और परसेंटेज के लिए 100 कर दो। यही आया था। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, काफी लोगों का आंसर आया है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। नोट कर लो, एक बार प्रोसेस देख लो कैसे निकाला है। एक्स बी एक्स ए का रेशियो निकाल के, एन बी एन ए निकाल के, वेट निकाल के, परसेंटेज निकाला है। ठीक है, क्लियर है? जल्दी से मेरे को बता दो, क्लियर है? डन? लिख लो तो बता देना। प्रोसेस समझो, प्रोसेस। जरूरी नहीं कि हर सवाल में आप फॉर्मूला उठा के लगा दो। जो मैंने रिलेशन बताए हैं उतने ही रिलेशन वाले सवालों में फॉर्मूला लगाना है आपको। अब जैसे मोल फ्रैक्शन और परसेंटेज वेट बाय वेट का ऐसा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं था। परसेंटेज वेट बाय वेट का मोलरिटी से था, मोल फ्रैक्शन का मोलरिटी से था, तो वहां डायरेक्ट लगाया करो। अदरवाइज बैक टू बेसिक्स भाई, बहुत आसान बन जाते सवाल जब आपको बेसिक्स चीजें पता होंगी इसकी। क्या कि मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, परसेंटेज वेट बाय वेट कैसे निकालते हैं, तो आपका सवाल बहुत आसान बन जाता है। अब इस टाइप के वेरिएशन में कुछ भी सवाल दे दें, बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि मास परसेंटेज कैसे लिखते हैं, ठीक है, मोल फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, मोल फ्रैक्शन का रेशियो मोल के रेशियो के बराबर होता है, तो आपसे बन जाएगा सवाल। प्रोसेस को समझो, है ना, प्रोसेस पकड़ना बेटा, प्रोसेस को समझो, प्रोसेस को। डन? 1/4 कैसे आया? ये तो क्वेश्चन में दिया है यार अंकल, कैसी बातें कर रहे हो। एक कह रहा 1/4 कैसे आया भाई? 0.25 1/4 होता है। 0.25 को बचपन में 1/4 लिखा करते थे, याद करो। चलें आगे बढ़े, चलें आगे। सर ये 46 18 कहां से? ये मॉलिक्यूलर वेट है, ये इथेनॉल का मॉलिक्यूलर वेट है और ये वाटर का है। डन? चलिए भाई, अगला सवाल बना लिया होगा ये तो भाई। अगला सवाल बनाया, मोलैरिटी ऑफ लिक्विड HCl निकालना, डेंसिटी कितनी दी है ये। अब डेंसिटी इतनी दी है, इसका मतलब मैं क्या बोलूं इसको? मैं ऐसा बोलूंगा कि 1.17 ग्राम HCl इन
1 cc सॉल्यूशन। सही बात है, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं 1.17 ग्राम HCl इन 1 cc सॉल्यूशन। क्यों? डेंसिटी का मतलब यही होता है। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम है ना। तो यहां से मास पता चल गया, वॉल्यूम पता चल गए, आंसर आ जाएगा। इससे आसान तो सवाल ही नहीं भाई। मोल्स निकाल लो आप, कितने आए 1.17 डिवाइडेड बाय HCl का मॉलिक्यूलर वेट होता है 36.5। क्यों? इसका 1 और इसका 35.5। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर लिख लो जरा, कितना लीटर आ जाएगा। 1 cc का मतलब 1 ml, 1 ml मतलब 10 की पावर -3 लीटर, लीटर में लेते हैं ना। तो मोलैरिटी क्या आ जाएगी? मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। बताओ जरा आंसर क्या आया। कितने लोगों का आंसर आ गया था इस सवाल का? कितने लोगों का आंसर आ गया था इस सवाल का? बता दो जरा क्या आंसर है, जल्दी से बता दो। अरे यहां तो बिल्कुल बेसिक, डेंसिटी का मतलब ही क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम सीधा आ जाएगा। ठीक है, तो 1.17 ग्राम इन 1 cc पर सीसी दिया है ना, मतलब पर सीसी मतलब पर ml, सीसी ml बराबर होता है। तो 32 के आसपास आएगा, आप सॉल्व करके देखोगे इसको तो, है ना। आया था आंसर। काफी बच्चों का आंसर चेन नहीं आ रहा है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, ट्राई किया आप लोगों ने, मतलब सही है। 32.05। क्वेश्चन को देखो, जब कभी भी आपको होमवर्क दिया जाए ना, उन क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। अगर सवाल आपसे नहीं बना तो जो मैं डिस्कस कराऊंगा तो प्रोसेस देखनी है कि कैसे बनाया था सवाल। ठीक है, इसी को ही हम लर्निंग फेस कहते हैं भाई। लर्निंग फेस क्या होता है? जब आप सीख रहे हो, जरूरी नहीं कि आपसे सारे ही सवाल बन जाए, है ना, लेकिन जो नहीं बन रहे हैं उसको जरूर बना। अगर बन रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बन रहे तो एक बार देख लें मैंने क्या प्रोसेस अपनाई है। और जो आपसे पहली बार में नहीं बने ना, उसकी अलग कॉपी होनी चाहिए, मैंने पहले ही बोला है। ठीक है, क्लियर है। एक बच्चा कह रहा है सर इसको स्ट्रेंथ के फॉर्म में लिख सकते हैं। बिल्कुल, बस आप यहां पर सीसी को या एमएल को लीटर में कन्वर्ट कर लेना, तो आप लिख सकते हो। कैसे करोगे? अगर मैं डेंसिटी से स्ट्रेंथ लिखना चाहता हूं तो 1.17 ग्राम पर सीसी या एमएल है ये, तो मैं इसको ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करूंगा तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट हो गया, और इसमें मल्टीप्लाई कर दूं मैं मॉलिक्यूलर वेट से, तो वही तो किया मैंने। ये प्रोसेस भी सेम वही है ना। सॉरी, मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड कर दूं मैं, क्योंकि ग्राम ऊपर था ना। डिवाइड कर दूंगा मैं किससे? डिवाइड कर दूंगा मैं 36.5 से, तो अब ये ग्राम मोल में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो आप वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो जो डेंसिटी है, डेंसिटी यूजुअली ग्राम पर एमएल में दी जाती है। क्या बोला मैंने? डेंसिटी यूजुअली ग्राम पर एमएल में दी जाती है। अगर आपको ग्राम पर एमएल से ग्राम पर लीटर लिखना है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ग्राम पर लीटर आ गया, और ग्राम पर लीटर क्या होगी? स्ट्रेंथ। तो आप वैसे भी चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आशीष कह रहे हैं 36.5 कैसे आया? बेटा इसका मॉलिक्यूलर वेट है अंकल, कैसी हरकतें कर रहे हो आशीष जी। 1 + 35.5 क्या होता है? 36.5। ऐसी हरकतें ना कराओ भाई, HCl का मॉलिक्यूलर वेट है थोड़ा तो, मतलब यार ये कैसी बातें कर रहे हो यार। एक दो लोग और शामिल हो गए, कह रहे हैं हाँ 36.5 का है। एक बच्चा कह रहा है कि कॉपी में हमें क्या लिखना है? क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन लिखना जो आपसे नहीं बना है। ठीक है, और ऐसी हरकतें नहीं करो भाई। 36.5 है। चलिए आइए जरा सवाल को ध्यान से पढ़ लें जरा, क्या कह रहे हैं सवाल को ध्यान से पढ़ लें। क्या कह रहे हैं? 25.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सही कह रहे हैं, इज डिजॉल्व्ड इन इनफ वाटर टू मेक 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये 2 बार रिपीट हो गया, इसको मैं हटा देता हूं, ये यहां पे रिपीट हो गया, 2 बार रिपीट हो गया। ये सवाल पढ़ के समझ में आ गया होगा वैसे आपको। 250 ml ऑफ सॉल्यूशन, इफ सोडियम कार्बोनेट डिसोसिएट कंप्लीटली, कह रहे हैं कि 100% डिसोसिएट करना है सोडियम कार्बोनेट को, Na2CO3 को, है ना। मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन एंड कार्बोनेट आयन आर रेस्पेक्टिवली, और आपको Na2CO3 का मोलर मास दिया 106। अब मुझे एक बात बताओ, बहुत आसान सवाल है, देखने से बहुत बड़ा सा लग रहा है, बहुत आसान सवाल है। सबसे पहले तुम मुझे मोलैरिटी निकाल के बता सकते हो सोडियम कार्बोनेट की क्या है? मोलैरिटी कैसे? वेट दिया है कितना? वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट, जिसको मैं बी बोल देता हूं, कितना है? 25.3। ध्यान समझिएगा, इधर देखिए जरा। अरे भाई इधर इधर देखो, इधर इधर। मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका? क्वेश्चन में गिवन है कितना? 106। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर बता दो कितना आएगा? एमएल में कितना दिया है? 250 ml है। 250 ml को लीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1/4 लीटर बोल सकता हूं। 250 ml को लीटर में 1/4 लीटर बोल दो ना।
1000 से डिवाइड ही तो करोगे, ठीक है। 250 ml मतलब 1/4 लीटर, ठीक है भाई साहब। अब मुझे आप एक बात बता दो, मोलैरिटी ऑफ बी निकाल दो जरा, कितना आ रहा है। मोल्स निकालने कैसे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो 25.3 डिवाइडेड बाय 106 और वॉल्यूम से नीचे डिवाइड कर दो, यानी कि 1/4। देखो ये क्या है, ये क्या है आपके मोल्स, मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 1/4, 4 ऊपर चला जाएगा, है ना। तो 25.3 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 106। आप मुझे ये सॉल्व करके बताएं पहले क्या आ रहा है, आप मुझे ये सॉल्व करके बताएं कि ये क्या आ रहा है, जल्दी फटाफट से बताएं ये क्या आ रहा है। 25 इंटू 4 जो है वो हो गया 100 के आसपास, है ना, और डिवाइड बाय 106 मतलब थोड़ा सा कम, 0.95 बोल रहे हैं बच्चे, ठीक है 0.95 ले लेते हैं ये, 0.95 मोलर, अगर यूनिट लिखनी है तो मोलर। तो मोलरिटी आ गई आपकी 0.95, सही है, एकदम सही है, आप लोग सही निकाल रहे हो, है ना। मोलरिटी 0.95 आ गई। अब मुझे एक बात बताना, मुझे एक बात बताना, अगर मैं आपसे बोलूं Na2CO3 को तोड़कर बताओ, उन्होंने बोला कंप्लीट डिसोसिएट करना है, तो बताओ Na2CO3 को क्या मैं ऐसे तोड़ सकता हूं, हां या ना, बोलो भाई, क्या मैं Na2CO3 को ऐसे तोड़ सकता हूं। मैंने मोलरिटी निकाल ली किसकी, Na2CO3 की, क्या मैं Na2CO3 को ऐसे तोड़ सकता हूं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर 1 मोल Na2CO3 था तो 2 मोल Na+ बनेगा और 1 मोल CO3 बनेगा, सिंपल रिएक्शन। अगर मैं बोलूं 1 मोलर ये है तो 2 मोलर ये होगा और 1 मोलर ये होगा। अगर मैं बोलूं कि 0.95 मोलर Na2CO3 है तो 2 इंटू 0.95 ये बनेगा और 0.95 ये बनेगा। क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है। और 2 इंटू 0.98 जो है वो 1.9 के आसपास आएगा आपका, ऑप्शन से देख के समझ में आ गया मेरे को, ये आएगा और ये है 0.95। यहां इंटू 1 करके देख सकते हो कि CO3 एक ही है ना। तो 1.9 मोलर ये और 0.9 मोलर ये, थोड़ा ध्यान से देखें, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यार, सिंपल मोलरिटी का फॉर्मूला है। क्या, मुझे वेट दिया, अगर आप सवाल पढ़ के डर गए तो कुछ नहीं कर पाओगे, अगर आप सवाल पढ़ के डर जाओगे तो निपट जाओगे भाई। ध्यान से देखो क्या बोल रहे हैं, 25.3 ग्राम यानी कि वेट दिया है, 250 ml यानी कि वॉल्यूम दिया है, और मॉलिक्यूलर वेट दिया। ये 3 इंफॉर्मेशन से काम हो जाएगा, 3 इंफॉर्मेशन से काम हो जाएगा। फिर सुन लो जरा, वेट दिया है 25.3, मॉलिक्यूलर वेट 106, 25.3 अपॉन 106 ये मोल आ जाएंगे, और डिवाइड कर दो वॉल्यूम 1/4 लीटर, तो मोलरिटी आ गई। ये किसकी मोलरिटी आई, Na2CO3 की आई। सर Na2CO3 की आई, हमसे तो क्वेश्चन में Na+ की पूछी थी और CO3 की पूछी थी, तो साफ साफ मुझे इतना तो पता चल रहा है भाई, Na2CO3 को तोड़ोगे तो 2 Na+ बनेंगे और 1 CO3 बनेगा, और अगर ये 0.95 मोलर है तो Na+ कितना बनेगा, डबल बन रहा है, यानी कि 0.95 इंटू 2, और CO3 कितना बन रहा है, ये उतना ही बनेगा। सही बात है, उतना ही बनेगा। क्लियर है एकदम। तो क्या आंसर आ रहा है आपका, बदलापुर आ रहा है आंसर, चेक कर लो जरा, चेक कर लो जरा। रेहान एकदम सही कह रहा है, सिंपली स्टोइकोमेट्री लगाई। सर ये स्टोइकोमेट्री क्या होती है भाई, अगर कोई रिएक्टेंट है तो उससे कितने आयन तुम्हारे बन रहे हैं वो चेक कर लो। Na2CO3 में 2 बन रहे थे आपके आयन Na+ के, और 1 बन रहा था CO3 का। देख लो देख लो, अरे देखो साफ साफ देखो कैसी बातें कर रहे हो। Na2CO3 में 2 Na+ है और 1 CO3 है। अगर ये 0.95 है तो ये 2 इंटू 0.95 होगा और ये 0.95 होगा। बहुत आसान है भाई, बस दिमाग में बिठाओ मोलैरिटी कैसे निकालते हैं, मोलैरिटी कैसे निकालते हैं, काम हो जाएगा। चलिए जल्दी फटाफट से बताएं, नोट कर लो तो बता देना, बोलो भाई जल्दी से। सर आप रिएक्शन कैसे लिखे, अरे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपसे क्वेश्चन में चिल्ला चिल्ला के तो बोल रहे हैं Na2CO3 को तोड़ो, बोलो देखो सवाल में लिखा है। इफ सोडियम कार्बोनेट डिसोसिएट नहीं भी लिखा होता तो इतना तो आपको पहले से ही पता है। अच्छा NaCl को तोड़ेंगे क्या बनेगा बोलो, NaCl को तोड़ के क्या बनाओगे Na+Cl- Na2CO3 को 2 Na+ और CO3 सिंपल है, इसमें क्या है, ठीक है।
डन 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 डन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बस आप लोग डन लिख दिया करो तो मजा आ जाया करेगा। आइए जरा क्या कह रहे हैं, कह रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इज 0.5, ठीक है, इन एक्वा सॉल्यूशन में 0.5 मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का कह रहे हैं। परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ ग्लूकोज। मैंने आपको एक सवाल करा रखा है, कौन सा सवाल, सेम वही ट्रेंड आपको अपनाना है जो सवाल अभी थोड़ी देर पहले कराया था। देखो पहले आप ये सवाल देखो गौर से, आप सवाल देख लो गौर से, क्या पूछा था इसमें। ये सवाल जब मैंने सॉल्व किया था तो मोल फ्रैक्शन से मैंने मोल फ्रैक्शन का रेशियो निकाल के मोल का रेशियो निकाला था, और मोल के रेशियो में मोल को बराबर मान के मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करके वेट निकाल के परसेंटेज निकाला। ये वाला सवाल अभी आपने नोट किया है, ये सवाल आपकी कॉपी में है सबकी। देखो अभी अभी आपको ये सवाल आपकी कॉपी में मिला था, देखो जरा, ये सवाल आपको आपकी कॉपी में मिला था। सेम यही ट्रेंड अपनाएंगे, क्यों, क्योंकि आपको मोल फ्रैक्शन और परसेंटेज वेट बाय वेट में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। मोल फ्रैक्शन और परसेंटेज वेट बाय वेट में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। बढ़िया सिंपल सा बैक टू बेसिक्स पे चलना है। क्या, मैं ग्लूकोज को बी बोल रहा हूं और एक्वस का मतलब पानी सॉल्वेंट होगा और पानी को बोलूंगा मैं ए, ठीक है, ध्यान से देखना। ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन कितना है बताओ, एक्स बी कितना है, हाफ। अगर एक्स बी हाफ है तो एक्स ए कितना हो जाएगा, हाफ। क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है, जल्दी बताओ। अगर एक्स बी हाफ है तो एक्स ए भी तो हाफ हो जाएगा। अरे एक्स ए प्लस एक्स बी 1 होता है ना। अब मुझे बताओ एक्स बी और एक्स ए का रेशियो क्या आएगा, 1 आ गया भाई, दोनों कट गए, 1/2 उड़ जाएंगे। एक्स बी और एक्स ए का जो रेशियो है वही एन बी और एन ए का रेशियो होगा। क्या ये बात सही है, यानी कि यहां से सीधे सीधे ले लो, क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो कोई टेंशन नहीं, आप सीधे मान लिया करो। एन बी को 1 ले लिया और एन ए को 1 ले लिया। क्या ये बात सही है, हम बराबर बराबर मान के, क्योंकि रेशियो चाहिए अपने को तो, है ना। तो एन बी को 1 और एन ए को 1 ले लिया, और परसेंटेज वेट बाय वेट ग्लूकोज का निकालना है। परसेंटेज वेट बाय वेट किसका निकालना है, ग्लूकोज का, यानी कि बी बोल दूं, ग्लूकोज यानी कि बी। तो क्या आ जाएगा, वेट ऑफ बी डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी इंटू 100। क्या ये बात सही है। अब मैं वेट निकाल लेता हूं, कैसे, मेरे पास एन बी अगर 1 है तो वेट ऑफ बी कितना आ जाएगा, 1 इंटू बी का मॉलिक्यूलर वेट, और बी का मॉलिक्यूलर वेट क्या है, ग्लूकोज होता है C6H12O6, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी आपका आ जाएगा 180 आएगा। आप सॉल्व करके देख लो, ये है ना भाई, 12 इंटू 6 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 6 करके, है ना। तो 1 इंटू 180, तो ये आ गया आपका 180। और डब्ल्यू ए क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ ए इंटू ए किसको माना था, पानी को, इंटू 18, तो ये आ गया 18। तो बस आपका आंसर आ जाएगा। देखो डब्ल्यू बी कितना 180 डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए कितना है 18 और डब्ल्यू बी 180 इंटू 100। सॉल्व कर लो, ये आंसर आ गया। सॉल्व कर लो, ये आंसर आ गया। कितना आ रहा है, लगभग 90.9 कह रहे हैं, या 9 आएगा, 90.9 या फिर 9, जल्दी बताओ। 180 प्लस 18 198 आएगा ये, तो 180 अपॉन 198 इंटू 100, ये आपका फाइनल आंसर है। अप्रोक्सीमेटली अगर 200 भी मानोगे तो 18/20, 9/10, ऐसा कुछ आएगा समथिंग, 90% के आसपास। ए पगला गया, कह रहा 18 कैसे आया भाई साहब, पानी का मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है मालिक। यार कैसी हरकतें कर रहे हो यार तुम, मॉलिक्यूलर वेट पानी का 18 होता है यार, क्या पगला रहे हो भाई, बैठे बैठे घर पे हैं, घर पे बैठे बैठे पगला रही जनता। 90.9 कह रहे हैं। तो ये सवाल सिमिलर उसी टाइप से था जो पीछे था। मोल फ्रैक्शन से हमें परसेंटेज वेट बाय वेट निकालना है, तो मोल का रेशियो निकाल, मोल फ्रैक्शन का रेशियो निकाल के मोल का रेशियो निकाला और उसको बराबर मोल मान के परसेंटेज निकाल लिया। जनता बैठे बैठे पगला जा रही है, ठीक है। चलें आगे बढ़ें। देखो देखो कह रहे 18 कैसे आया, एक्स भी आपने 1/2 कैसे लिख दिया। डन, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी गुड। अगला सवाल,
मोलैरिटी ऑफ 900 ग्राम प्योर वाटर, देखो मोलैरिटी बतानी है 900 ग्राम प्योर वाटर की, क्या आएगी बताओ। मोलैरिटी ऑफ 900 ग्राम प्योर वाटर, बताइए जरा इसका आंसर क्या आया फटाफट से। 900 ग्राम प्योर वाटर की मोलैरिटी फटाफट से निकाल के बताओ मेरे को। मोलैरिटी ऑफ 900 ग्राम प्योर वाटर फटाफट से, तुरंत से पहले। जल्दी से बता दीजिए। जल्दी बताओ फिर अपन आगे चलें। नौ सौ ग्राम के मोल निकाल लो, कितने आ रहे हैं फटाफट से। आया? कुछ लोग बदलापुर और चेन्नई कह रहे हैं, आओ देख लेते हैं। अगर मैं आपसे बोलता हूं 900 ग्राम प्योर वाटर है, ठीक है, तो मुझे बताओ वेट आपको दिया है, ठीक, 900 ग्राम, आप मोल निकाल लो। 900 डिवाइडेड बाय 18 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका, यहां से अगर मैं उड़ा दूं 50 आ जाएगा। अच्छा 900 ग्राम दिया, अच्छा डेंसिटी दे रखी, देखो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम बोल दूं, ठीक, और वॉल्यूम इन एमएल है, क्योंकि डेंसिटी आपने किसमें ग्राम पर एमएल में लिखी, ये 1 है, ये कितना है 900, तो वॉल्यूम इन एमएल कितना आ जाएगा 900 एमएल। 900 ml यानी कि 900 इंटू 10⁻³ लीटर्स, ठीक है, पूरा डिटेल में सॉल्व करके बता रहा हूं। डेंसिटी से क्या करा, 900 ग्राम था तो वॉल्यूम निकाल लिया, यहां से मोल आ गए, बस मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा दो, क्या आ जाएगा, मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, कितना आ जाएगा 900 इंटू 10⁻³ ठीक है। तो ये कितना आ गया, सॉल्व कर लो और बता दो मेरे को, फटाफट से बता दो। 5000 बाय 90, 500 बाय 9, 55.5 के आसपास है ना। बदलापुर एकदम सही आंसर है। बदलापुर एकदम सही आंसर है। वेट दिया था, प्रोसेस समझो ना, ये तो कर लोगे भाई। वेट दिया है, वेट से मोल निकाल ले, और वेट से पहले वॉल्यूम निकाल लिया, डेंसिटी दे रखी थी तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। वेट दिया था, डेंसिटी दी थी, वॉल्यूम निकाल लिया, उसको लीटर में कन्वर्ट कर लिया, और मोल जो मोलैरिटी निकालोगे, मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स, सही है। अब मुझे बताना ईमानदारी से बेटा, मम्मी कसम है, कितने लोगों के सारे होमवर्क सही थे, सारे होमवर्क के सवाल कितने लोगों के सही थे, ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से बताना, सारे होमवर्क के सवाल कितने लोगों के सही थे, जल्दी से बोल दो। एक गलत हो गया, मेरे सारे सही थे, मजा आ गया, छोड़ दिए, ऐसे नहीं। देखो अब अलग अलग टाइप की वैरायटी आ गई है। एक जिन्होंने बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं किया, पता नहीं कौन सी दुनिया में थे, कम से कम अटेम्प्ट तो करके आते, सही आंसर आए या गलत आंसर आए, गलत आएगा तो सीख लोगे, सही आएगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दूसरे प्रकार के वो जिनके सारे सही हैं, एकदम सही रास्ते पे जा रहे हो, ऐसे ही रिवाइज कर दो, ऐसे ही पढ़ते रहो। कुछ ऐसे हैं कि एक आध गलत हो गया या 2 गलत हो गए, कोई दिक्कत नहीं, आप भी उसी कैटेगरी में हो, जिसके सारे सही थे, वो भी मैं आपको बराबर मानता हूं। ठीक है, आपसे कुछ समझने में मिस्टेक हो गई होगी कि यार क्वेश्चन हमसे ढंग से नहीं पढ़ पाए, हमने रॉन्ग इंटरप्रेट कर लिया, है ना, या हमसे कैलकुलेशन एरर हो गई, तो वो चलता है, मतलब कोई दिक्कत नहीं, धीमे 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 सही हो जाओगे, बस लगे रहना, ठीक। और जो एकदम कह रहे हैं कि भैया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर क्या है, भाई साहब थोड़ा सा आपको पढ़ाई और करनी पड़ेगी, है ना, आपको थोड़ी सी पढ़ाई और करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी आप मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर में ही जूझ रहे हो, तो मोलैरिटी और परसेंटेज वेट बाय वेट मोल फ्रैक्शन में फिर धीमे धीमे आना पड़ेगा आपको।
ऐसा नहीं कि आप पीछे हो, आप आगे आ जाओगे, लेकिन आप थोड़ा सा मेहनत करो, सवाल को अच्छे से पढ़ो, फॉर्मूले इसको लिखो, कहाँ फॉर्मूला नहीं लगाना है वो भी पता चल गया आपको। आज के सवाल करके समझ में तो आ ही गया होगा कि सर डायरेक्ट फॉर्मूले वाला तो कोई सवाल ऐसा था ही नहीं। नॉर्मल मोलैरिटी के तो फॉर्मूले जानते हो ना, लेकिन वो वाले नहीं कि परसेंटेज वेट बाय वेट दिया है मोलैरिटी निकलवा रहे हैं। यहां पर क्या पूछा पता, मोल फ्रैक्शन देकर परसेंटेज वेट बाय वेट निकल रहा है। तो कभी अगर ऐसा हो जाए तो बेसिक पे वापस जाना है, कैसे निकालना है, 2 सवाल हमने वैसे किए थे। ठीक है, क्लियर है। और जिनके सारे ही गलत हो गए हैं, अटेम्प्ट करके भी सारे गलत, ऐसा भी हो सकता है आपने अटेम्प्ट करे आपके सारे ही गलत आ रहे हैं, आंसर ही मैच नहीं कर रहा। तो एक बार आप थ्योरी को ध्यान से देखें, हमने 3 लेक्चर पूरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म को दिया है, एक एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म को आप अच्छे से समझें कि कैसे लिखा था अपन ने। ठीक है, चलें आगे। चलिए भाई, तो आज का हमारा टारगेट है भाई साहब वेपर प्रेशर और फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। छोटा सा पोर्शन है लेकिन समझने वाला है। ठीक है, वेपर प्रेशर क्या होता है, आइए डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, वेपर प्रेशर क्या होता है, आइए डेफिनेशन लिखते हैं। वेपर प्रेशर की डेफिनेशन है द प्रेशर द प्रेशर exerted the pressure exerted by the vapors, exerted मतलब लगाना है ना, the pressure exerted by the vapors over the surface of liquid, over the surface of, over the surface of liquid when liquid and vapors, when liquid and vapors are in equilibrium। मतलब समझना जरा, ठीक है, मतलब समझना जरा। कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर वो सॉल्युबिलिटी, हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ एंड सॉल्युबिलिटी लास्ट में बताऊंगा, वो एक अलग टाइप का टॉपिक है जिसमें गैसेस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में देखते हैं, है ना, उसके बारे में हम बाद में करेंगे। कई लोग सोचेंगे अरे सॉल्युबिलिटी जुड़वा दी, नहीं भाई, सॉल्युबिलिटी एंड हेनरीज लॉ एकदम लास्ट में करेंगे, वो एक अलग टाइप का पोर्शन है तो उसको लास्ट में करेंगे। वेपर प्रेशर से शुरू करेंगे, राउट लॉ चलेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, देन हेनरीज लॉ पे चलेंगे। ठीक है, आइए जरा, वेपर प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड व्हेन लिक्विड एंड वेपर्स आर इन इक्विलिब्रियम। सर इसका मतलब क्या होता है, मतलब समझेंगे सर, इसका मतलब क्या होता है, मतलब को समझेंगे, जरा ध्यान से देखना। आजा, कहां है भाई, कहां हो, क्या हो गया, बोर्ड हैंग हो गया क्या है? है? आजा, बोर्ड हैंग हो गया भाई, किसकी नजर लगी, हाँ आ गया ना। समझना जरा ध्यान से, इधर समझिएगा, समझिएगा, देखिए जरा, मैंने क्या करा, मैंने एक लिक्विड ले लिया, समझना जरा ध्यान से कह रहा पुनीत की नजर लग गई, सुनो जरा, इधर आओ, इधर आओ। मैंने क्या किया, एक लिक्विड ले लिया, ये क्या है, लिक्विड, ठीक है, ये क्या है, क्या है बेटा, ये लिक्विड है, ठीक है, ये लिक्विड है। और मैंने क्या करा, इस लिक्विड को मैंने हीट कर दिया, मान लीजिए, ठीक है, हीट कर दिया, इसका मतलब लिक्विड से वेपर्स बनेंगी, है ना। अगर मैंने ऐसा लिक्विड लिया जिसकी वेपर्स बन रही हैं, है ना, कई लिक्विड ऐसे भी होते जिनकी वेपर नहीं बनती, है ना, ध्यान रखिएगा, कई लिक्विड ऐसे होते जिनकी वेपर नहीं बनती। मैंने तो मान लिया इनकी वेपर बन रही, सपोज पानी है ये, है ना, पानी की वेपर बनती, सब जानते हैं। तो ये जो लिक्विड है इसकी कुछ वेपर बनेंगी, ठीक है भाई, वेपर बनी, तो ये मैंने वेपर्स बना दी। तो उनका कहना है, डेफिनेशन को एक बार फिर पढ़ेंगे, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स
ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड व्हेन लिक्विड एंड वेपर्स आर इन इक्विलिब्रियम। मैंने ऊपर यहां पर बंद कर दिया, इसको ढक्कन लगा दिया इसके ऊपर, है ना। जैसे सपोज पानी है आपका, ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स, ये क्या है, वेपर्स हैं, ठीक है, ये लिक्विड है, ये क्या है, वेपर्स। तो इनका कहना है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड, मतलब लिक्विड की सरफेस के ऊपर ये जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही होंगी ये वेपर्स, इसको हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। मतलब ये जो वेपर्स हैं ये लिक्विड की सरफेस पर कितना प्रेशर एक्सर्ट करेंगी उसको बोलेंगे हम क्या, वेपर प्रेशर। लेकिन एक कंडीशन इन्होंने यहां पर मेंशन की है, इसको समझना बहुत जरूरी है। व्हेन लिक्विड एंड वेपर्स आर इन इक्विलिब्रियम, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मान लीजिए ये पानी है, ठीक है, मान लीजिए ये पानी है, अगर ये पानी है तो H2O लिक्विड से क्या बना रहा है, H2O वेपर बना रहा है। तो इनका कहना है कि ये दोनों इक्विलिब्रियम में हो। अच्छा, इक्विलिब्रियम में होने का क्या मतलब है यहां पर, सर ये इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम का मतलब बेटा यहां पर यह है कि जितनी लिक्विड, जिस रेट से लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रही है उसी रेट से वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। यानी कि आप मुझे बताओ, आपने बचपन में अच्छे से पढ़ रखा है ये बात, अगर मैं आपसे बोलूं लिक्विड से वेपर बन रही है तो क्या इस प्रोसेस को इवेपोरेशन बोलते हो या वेपराइजेशन बोल दो, क्या इसको वेपराइजेशन बोलते हो, बताओ। लिक्विड से वेपर बनना क्या है, लिक्विड से वेपर बनना क्या है, इवेपोरेशन है, रेट ऑफ वेपराइजेशन है, सही है, सही है। और वेपर से लिक्विड बनने को क्या कंडेंसेशन बोलते थे, सोचो जरा दिमाग में, सोचो सोचो, यही बोलते थे। लिक्विड से वेपर बनना रेट ऑफ इवेपोरेशन और वेपर से लिक्विड बनना कंडेंसेशन। यानी कि जो ऐसा एरो लगाया है इसको बोल रहे हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, है ना, और जो ऐसा लगाया ये बैकवर्ड, और इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम साइन होता है ये, है ना। तो अगर मैं इधर वाली रिएक्शन बोलूं तो मैं बोलूंगा रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू, क्या बोलूंगा, इस वाली बैकवर्ड रिएक्शन को क्या बोलूंगा, वेपर से लिक्विड बनना, कंडेंसेशन। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ क्या हो जाए, कंडेंसेशन। रेट का मतलब क्या है, अपन रेट को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि मान लो 10 सेकंड में, तुमने समझ लिया, 10 सेकंड में जितना लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, है ना। तो एक तरीके से क्या होगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा, लिक्विड से वेपर बन रही होंगी, वेपर वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो रेट दोनों की क्या हो जाए, सेम हो जाए, है ना, रेट दोनों की क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो उस कंडीशन पर जो वेपर्स रहेंगी, भाई ये तो अब एक तरीके से लूप में आ गया ना, मामला ऐसे लूप में आ गया ना कि भाई लिक्विड से वेपर बन रही होंगी, वेपर से लिक्विड, लिक्विड से वेपर, वेपर से लिक्विड, ये चल रहा होगा लूप में मामला। इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ वेपर्स तो रहेंगी है हमेशा ऊपर, तो वो जितना प्रेशर एक्सर्ट करेंगी उसको वेपर प्रेशर बोलेंगे। सही है, सही है एकदम। क्या ये बात क्लियर है आपको, वेपर प्रेशर बहुत बेसिक सी चीज है, क्या आपको ये क्लियर है, ठीक है। और आप मुझे बताओ कि कौन कौन से वो फैक्टर्स होंगे जो इस वेपर प्रेशर को अफेक्ट करें, और जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो उस टाइम पे टेंपरेचर का नाम क्या होता है। बस 2 सवाल मुझे बता दो, चमके से एकदम। चलिए बहुत ध्यान से सुनना, 2 सवाल पूछ रहा हूं आपसे। पहले तो आप ये बताओ कि जब ये वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, मान लीजिए ये जो वेपर हैं, ये जो प्रेशर लगा रही हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, तो उस टाइम पर जो टेंपरेचर उसका नाम क्या होता है, बताओ जरा, बोलो 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 बोलो। यहां लिख देता हूं, ओपी पॉइंट। क्या, जब वेपर प्रेशर, वीपी लिख रहा हूं, वेपर प्रेशर का शॉर्ट फॉर्म वीपी है ना, वेपर प्रेशर का शॉर्ट फॉर्म वीपी, वेपर प्रेशर इज इक्वल टू
एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उस टाइम पर जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? सबको पता है, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, क्या ये बात क्लियर है? जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाए तो बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। एक पगला रहा है, कह रहा क्रिटिकल टेम्परेचर। पागल, क्रिटिकल टेम्परेचर थोड़ी होता है यहां पे। क्रिटिकल टेम्परेचर तो गैसेस के लिए होता है, गैस स्टेट में पढ़ा था तुमने, वो चैप्टर का नाम ही गैस स्टेट था, और वो उसमें था गैसेस क्या होता है क्रिटिकल टेम्परेचर। अरे भाई, लिक्विड और वेपर की कहानी चल रही है तो बॉइलिंग पॉइंट नाम होता है। अरे यार, पानी के लिए क्या बोलते हो तुम यार, कैसी बातें कर रहे हो? अरे तुम छोड़ो ये सब, तुम ये सब छोड़ो। तुम्हें पानी का बॉइलिंग पॉइंट पता है क्या होता है? पता है तुम्हें पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? अरे ये सब छोड़ो, पानी का बॉइलिंग पॉइंट पता है ना? वो कब होता है? जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो। हाँ बिल्कुल सही, मुस्कान ने सही लिखा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वो कब होता है? जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो। हाँ ठीक है ना? क्लियर एकदम? फटाफट से नोट कर लो, फिर हम फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर समझ लेते हैं। ठीक है ना? बहुत आसान सी चीज है भाई, बहुत आसान सी चीज है। हाँ ठीक है, समझ गया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, बस समझ गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अरे यार एमआर सर, और बताओ। अरे भैया एमआर सर आ चुके हैं, पधार चुके हैं हमारे यहाँ। हाँ अभी हमने पूछा पानी का बॉइलिंग पॉइंट, वो मतलब 100 लिख रहे हैं ये। और बताइए, ये लक्ष्य नीट बैच है सर अपना, धुआंधार वाला। हाँ सर, मोटिवेट कर दो बच्चों को जरा। और भाई कैसा चल रहा है पढ़ाई? बहुत जोरदार। प्लीज सर रिपीट। ये रिपीट वाले को, रिपीट वर्ड ब्लॉक नहीं कराया क्या हमने? नहीं रिपीट ब्लॉक नहीं कराया, क्योंकि कुछ ईमानदार बच्चे भी रिपीट पूछ लेते कई बार। नहीं, एक साथ पूछते हैं। फिर अगर बच्चों को डाउट होता तो एक साथ पूछते हैं। हाँ बाकी आधे नशे में रहते हैं, लेट आते हैं। हाँ अरे भाई, लेट आना क्लास में अलाउड नहीं है ना? एक तो क्या है, आप क्लास शुरू करो, 10 मिनट बाद बच्चे आते हैं, फिर लिखते रिपीट। हाँ ये तो सही कह रहे हो आप। हाँ भाई, क्या खेल है फिर? सही है एकदम? क्लियर है? हाँ ठीक ठीक, आ रहा हूँ बस। हाँ भाई ठीक है एकदम, समझ गए कहानी वेपर प्रेशर की? कि जो वेपर बनी वो लिक्विड की सरफेस पर कितना प्रेशर लगा रही है। वेपर बनी जो ऊपर, वो लिक्विड की सरफेस पर कितना प्रेशर लगा रही है, उसको हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर होनी चाहिए। मतलब जितना लिक्विड, जिस रेट से लिक्विड, ऐसे बोलो, जिस रेट से लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है उसी रेट से वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो। क्लियर एकदम? चलिए आइए फैक्टर्स अफेक्टिंग देख लेते, छोटे छोटे से दो फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। पहला है तापमान, टेम्परेचर। बहुत सिंपल सा कनेक्ट है इसका, टेम्परेचर का बहुत सिंपल सा कनेक्ट है। क्या कनेक्ट है तुम मुझे बताओ? अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, मान लीजिए यहां पर लिक्विड था, ठीक है, लिक्विड था, मैंने यहां टेम्परेचर बढ़ा दिया, मैंने यहां पे नीचे टेम्परेचर बढ़ा दिया, आग लगा दी। अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, बताओ क्या होगा? बताओ क्या होगा? अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या मैंने लिक्विड के मॉलिक्यूल को एनर्जी दे दी, जिसको मैं क्या बोलूंगा? भागने वाली एनर्जी का क्या नाम है? बताओ, भागने वाली एनर्जी का क्या नाम है? बोलो बताओ। अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो मैंने काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की बढ़ा दी। अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो भागने वाली एनर्जी बढ़ गई। और कौन भाग रहा है? लिक्विड भाग रहा है। क्या बना रहा है? वेपर बना रहा है। तो ज्यादा वेपर बनेगी तो टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी। एस्केप करना मतलब भागना, तो एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी। किसकी? लिक्विड की। और क्या बना लेगा? वेपर बना लेगा। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और काइनेटिक एनर्जी किसकी बढ़ेगी? लिक्विड के मॉलिक्यूल की। और क्या बना लेंगे वो? भाग के वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी और एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी तो वेपर्स ज्यादा बनेंगी और वेपर्स ज्यादा बनेंगी तो वेपर प्रेशर भी तो ज्यादा होगा अंकल। सही है ना? अगर देखो बिल्कुल बेसिक से कनेक्ट किया, टेम्परेचर बढ़ाओगे
टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, किसको एनर्जी मिलेगी? लिक्विड को। और लिक्विड के मॉलिक्यूल क्या बनाएंगे? वेपर बनाएंगे। और अगर लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट हो गए तो अब वेपर ज्यादा बनेंगी ना। भाग रहे हैं भाई, आग लगा दी भाई, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी आपने। तो लिक्विड को एनर्जी मिली, वो वेपर में कन्वर्ट हुए, ज्यादा वेपर बनी। ज्यादा वेपर मतलब ज्यादा वेपर प्रेशर लगाएंगी वो, ठीक है ना। तो जितनी ज्यादा वेपर बनेंगी उतना वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। और मैं यहां पर एक लाइन में लिख सकता हूं, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वेपर प्रेशर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्या यह बात क्लियर है? वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्या बात है एकदम, अरे आग आ रही है एकदम, वाह वाह बहुत बढ़िया, आग लगा दी, आग लगा दी, बहुत बढ़िया, आग लगा दी, आग लगा दी, बहुत बढ़िया। टेम्परेचर बढ़ाया, एनर्जी मिली, किसको? मॉलिक्यूल को। किसके? लिक्विड के। क्या बनाया? वेपर। वेपर ज्यादा बनी तो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा। अब सही बात है, नोट कर लो इसको। फिर एक और फैक्टर है, दो फैक्टर हैं सिंपल सिंपल से। तो एक हो गया टेम्परेचर, एक हुई गवा टेम्परेचर। अच्छा, इसका एक मैथमेटिकल रिलेशन भी होता है कैलकुलेट करने का। वैसे नीट में वैसा क्वेश्चन नहीं आता कैलकुलेशन वाला, लेकिन एक फॉर्मूला होता है, तो मैं बता देता हूं आपको। log P2 by P1 is equal to delta H of vaporization divided by 2.3R, यहां log base 10 है, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। मतलब अगर टेम्परेचर वेरी करोगे तो ये वेपर प्रेशर किस तरीके से वेरी करता है, उसका एक फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। P1 क्या है? P1 है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, है ना। वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर T1 लिख देता हूं, वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर T1 केल्विन, है ना। T1 किस में रख? केल्विन। और P2 क्या है? वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर T2 केल्विन। और वेपर प्रेशर में तो यहां रेशियो है, तो आप चाहे ATM में लो चाहे m/Hg में लो, कोई दिक्कत नहीं है यहां पे, है ना। और डेल्टा H वेपराइजेशन है, हीट ऑफ वेपराइजेशन। डेल्टा H वेपराइजेशन है, हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ वेपराइजेशन। और ये जूल पर मोल में आपको यहां पुट करनी होगी। और R जो है वो गैस कांस्टेंट होता है, और 25/3 या 8.314 जूल पर मोल केल्विन इसकी यूनिट होती है, ठीक है। नीट में सच कोई ऐसा खास न्यूमेरिकल तो मैंने नहीं देखा कि कुछ न्यूमेरिकल करा रहे हो। टेम्परेचर का रिलेशन डायरेक्टली होता है, बस ये पता है, ठीक है। रिलेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी लिख लो। थर्मोडायनेमिक्स में भी था, बिल्कुल सही कह रहा है एक बच्चा, थर्मोडायनेमिक्स में भी इस टाइप का रिलेशन था, ठीक है। तो बस आप फॉर्मूला लिख लो। मतलब वो ये कि 1-8% चांस है कि अगर आए सवाल तो 1-8% चांस होते हैं कि भाई आना, है ना। कुछ टॉपिक में ऐसा ही होता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। P1 P2 की यूनिट क्या होगी? P1 P2 की यूनिट कुछ भी ले सकते हो आप, ATM ले लो चाहे MFG, वो तो रेशियो है, कोई दिक्कत नहीं है। टेम्परेचर केल्विन में। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी नहीं करना, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल नहीं करना, है ना। नीट में भी बहुत कम चांसेस हैं आने के। लिख लो बस एक बार फॉर्मूला, log P2 by P1 डेल्टा H वेपराइजेशन अपॉन 2.3R 1/T1 माइनस। यहां P1 है तो यहां T1, बस ये ध्यान रखना, यहां P1 तो यहां T1, P1 T1, है ना। P2 by P1 तो यहां T1 से चालू होगा, 1 से। डन एकदम। चलिए भाई, एक बच्चा कह रहा है सर एस्केपिंग टेंडेंसी मतलब मॉलिक्यूल के भागने की टेंडेंसी, छोड़ना। लिक्विड के मॉलिक्यूल साथ छोड़ के वेपर बना रहे हैं। लिक्विड मतलब क्या है? बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, मान लो पानी है तो पानी के बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, तो उनमें से कुछ मॉलिक्यूल को एनर्जी मिल जाएगी और वो भाग जाएंगे, ठीक है। सेकंड है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन लिक्विड। जरा ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने आपसे एक बात कही थी, कि मेरे पास ये लिक्विड है, ध्यान से देखना, ठीक है। मान लीजिए ये पानी है, ठीक है। मान लीजिए ये क्या है? पानी है। ये क्या है? पानी।
तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो लिक्विड के आपस में होंगे, जैसे पानी है तो ऐसा तो है नहीं कि बस एक ही मॉलिक्यूल होगा पानी का। भाई पानी है तो ऐसा तो नहीं है कि भाई एक ही मॉलिक्यूल होगा पानी का, सही बात है। आर बेटा गैस कांस्टेंट है, 25/3 होता है। इधर देखिए जरा, अच्छा पानी है इसका मतलब क्या है, एक ही मॉलिक्यूल का नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। और बहुत सारे मॉलिक्यूल अगर पानी के यहां पर हैं तो इनमें आपस में कोई फोर्स लग रहा होगा। आप बताओ कौन सा फोर्स लग रहा है, बताओ 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 बताओ, आप बताओ कौन सा फोर्स लग रहा है पानी में, कौन सा फोर्स लग रहा है, बोलो बताओ जल्दी से। पानी में कौन सा फोर्स लग रहा है आप मुझे बता दो। पानी में आपस में जो मॉलिक्यूल है, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे यहां पर, तो इधर आपस में कौन सा फोर्स होगा इस जगह, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्ड, सही बात है। कौन सा फोर्स होगा यहां पर, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड बोल दो, कह रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर, हाँ ठीक है ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की कैटेगरी में हाइड्रोजन बॉन्ड आता है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड कहां पर बनता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से जुड़े हुए एच किसमें इन्वॉल्व होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, ठीक है। और स्पेशल केस में क्लोरीन कार्बन भी करता है, लेकिन अपने इस चैप्टर में वो नहीं पढ़ना है हमें। तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से जुड़े एच हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। इसका मतलब लिक्विड में कौन सी बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। लिक्विड में कौन सी बॉन्डिंग है आपस में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सही बात है। लिक्विड में कौन सी बॉन्डिंग है आपस में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। इसका मतलब यहां पर अगर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग हुए तो एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी। क्यों, आपस में फोर्स स्ट्रांग मतलब बंधे हुए हैं वो एक दूसरे से, अच्छे फोर्स से बंधे हुए हैं। जैसे अगर मैं यहां पर एक एग्जांपल और लेता हूं, एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, तो आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा। चलिए अलग मैंने उससे कलर से ले लिया, ये पानी था और ये मैंने ले लिया, ये पानी था और ये मैंने ले लिया। ये है मेरे पास सपोज मीथेन ले लिया, चलो ठीक है, मैंने मीथेन ले लिया, ठीक है, या कुछ और ले लो, मीथेनॉल ले लो, ठीक है, कोई लिक्विड ऐसा ले लो जिसमें कोई और फोर्स, मीथेनॉल ले लो, ठीक है, मीथेनॉल या इथेनॉल वगैरह, ठीक है। आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एक कह रहा रूअफ़ज़ा ले लिया भाई, रुको। ये क्या था, पानी, ठीक है, ये क्या, मीथेनॉल। अच्छा बताओ मीथेनॉल में आपस में कौन से बॉन्ड बनेंगे, बताओ मीथेनॉल आपस में कौन से बॉन्ड बनाएगा, कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कौन सा फोर्स होगा यहां पर, इस जगह पर फोर्स होगा अगेन हाइड्रोजन बॉन्ड, अगेन हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या ये बात सही है, क्यों, यहां भी ऑक्सीजन से एच जुड़ा है, यहां भी ऑक्सीजन से एच जुड़ा था पानी में, लेकिन इन दोनों में फोर्सेस किसमें स्ट्रांग होंगे, बताओ जरा, बोलो। यहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, इन दोनों में फोर्सेस कहां पर स्ट्रांग होंगे, यहां पर स्ट्रांग होंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर 2 एच हैं, ऑक्सीजन के पास 2 एच हैं, और वो 2 एच इन्वॉल्व हो सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, तो अच्छी खासी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। यहां पर एक ही एच है भाई, ये वाले एच तो कार्बन के हैं, ऑक्सीजन के नहीं है वो, ये वाले एच तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ जो एच है वही इन्वॉल्व होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। इसका मतलब यहां स्ट्रांग है हाइड्रोजन बॉन्ड और यहां रिलेटिवली वीक हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, किसकी वेपर जल्दी बनेगी, बोलो। यहां स्ट्रांग बॉन्ड है, यहां वीक बॉन्ड है, किसकी वेपर जल्दी बनेगी बताओ, इसकी वेपर या फिर इसकी वेपर, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, किसकी, बेटा मीथेनॉल की। क्यों, क्योंकि यहां आपस में इनके फोर्स, भाई ये लिक्विड मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे यहां पर मीथेनॉल के, और यहां बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे पानी के, तो मीथेनॉल में फोर्स वीक है, इसका मतलब उसकी एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर कम हुए तो एस्केपिंग टेंडेंसी, एस्केपिंग टेंडेंसी क्या होगी, एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हुए तो एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी, ज्यादा होगी तो वेपर्स ज्यादा बनेंगी, वेपर्स ज्यादा बनेंगी, और वेपर्स ज्यादा बनेंगी
तो वेपर प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट होगा। इसका मतलब इसको और लास्ट वाले को कनेक्ट करो, इसको और लास्ट वाले को कनेक्ट करो, इसको और लास्ट वाले को कनेक्ट करो, इसको पढ़ो और इसको पढ़ो, पढ़ो जरा फटाफट से, फटाफट से पढ़ो। इसको और लास्ट वाले को कनेक्ट करो, पढ़ो 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 पढ़ो, क्या लिखा है। इन शॉर्ट मैं ये बोल सकता हूं कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। IMF शॉर्ट फॉर्म लिखा मैंने, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस को IMF लिखा है मैंने। क्या ये बात एकदम क्लियर है आपको? भाई अगर लिक्विड में फोर्सेस वीक हुए तो आसानी से भाग जाएंगे कौन? लिक्विड के मॉलिक्यूल। और लिक्विड के मॉलिक्यूल आसानी से भाग जाएंगे यानी कि वेपर बनाएंगे, और जितनी ज्यादा वेपर बनेगी उतना ज्यादा वेपर प्रेशर लगेगा। सिंपल सी बात है। सही बात है एकदम, सही बात है एकदम, सही बात है एकदम। तो ये कहानी है इसकी। सर और टाइप के फोर्सेस देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होते हैं, ठीक, उसके बाद डाइपोल वाले आते हैं, फिर उसके बाद इंड्यूस डाइपोल वाले आते हैं। मैं यहां पर फोर्सेस का सीक्वेंस लिख देता हूं, आप एक काम करो पहले इसको नोट कर लो, ठीक है, इसको आप नोट कर लो पहले, ठीक है, क्लियर है एकदम। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यानी कि पानी में आपस में बॉन्डिंग बहुत ज्यादा अच्छी है कंपेरिजन टू मीथेनॉल। तो मीथेनॉल आसानी से भाग जाएगा ना ऊपर, वेपर बना लेगा, और वेपर बनना मतलब वेपर प्रेशर लगना। यहां बंद कर देना इसको, तभी तो वेपर प्रेशर लगाएंगे, नहीं तो फिर वो उड़ जाएगी, है ना। डन, चलिए बहुत बढ़िया। मैं फोर्सेस लिख देता हूं, मैं फोर्सेस लिख देता हूं। फोर्सेस का ऑर्डर क्या होगा? ठीक है, फोर्सेस का हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, फिर डाइपोल डाइपोल फोर्स, डीपीडीपी बोलते हैं इसको, और फिर डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स, और फिर इंड्यूस डाइपोल। ये कैसे पता चलता है? हाइड्रोजन बॉन्ड स्पेशल कैटेगरी है एक तरीके से डाइपोल की, तो FON से जुड़े हुए हाइड्रोजन बॉन्ड में इन्वॉल्व होते हैं। डाइपोल में क्या होगा? जिनका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है, ठीक है, दोनों मॉलिक्यूल का, ठीक है। मान लो कोई दो डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं तो भी उसमें बता सकते हो, और एक मॉलिक्यूल में तो बता ही सकते हो, ठीक। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, डाइपोल में म्यू नॉट इक्वल टू जीरो और इंड्यूस डाइपोल में जीरो होता है, और इंड्यूस डाइपोल में दोनों जीरो होते हैं। अगर एक ही लिक्विड है तो कोई टेंशन ही नहीं है। ये मैंने दो डिफरेंट लिक्विड के लिए भी बता दिया आपको साथ में। क्या कि मान लो एक लिक्विड है जिसमें डाइपोल है, दूसरे में भी डाइपोल है, तो डाइपोल डाइपोल बोलोगे। और अगर एक ही लिक्विड है उसी में डाइपोल है तो वो तो वैसे भी डीपी होना है। एक लिक्विड में डीपी है, दूसरे लिक्विड में आईडीपी है, तो एक का म्यू जीरो नहीं होगा और एक का म्यू जीरो हो जाएगा। और अगर दोनों ही इंड्यूस डाइपोल वाले आ गए तो दोनों के जीरो हो जाएंगे। और अगर एक ही लिक्विड है तो उसमें तो सीधा सीधा होगा, या तो हाइड्रोजन बॉन्ड, नहीं तो डाइपोल, नहीं तो इंड्यूस डाइपोल। तो ये मैंने आपको फोर्सेस बता दिए दोनों लिक्विड के लिए। अगर आपको एक लिक्विड के लिए समझना है तो एक लिक्विड के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड, देन डाइपोल, देन इंड्यूस डाइपोल। ठीक है, अगर एक ही लिक्विड हुआ तो, लेकिन नाम उसको हम ऐसे ही बुलाते हैं। अगर एक ही लिक्विड हुआ तो भी उसके दो मॉलिक्यूल के ही बीच का हम फोर्स कंपेयर कराते हैं, तब भी हम डाइपोल डाइपोल ही बोल देते हैं। ठीक है सर, एग्जांपल बता दो। एग्जांपल देख लो, मान लो यहां पानी लिखा है, डाइपोल डाइपोल का HCl ले लिया मैंने, ठीक है, HCl के दो मॉलिक्यूल हो गए। एक मैंने HCl ले लिया, ठीक है, और एक मैंने ले लिया क्लोरीन, और यहां मैंने दोनों क्लोरीन ले लिए, इस तरीके से। ठीक है, ऐसे मैं मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स के बारे में बता रहा हूं। सर डाइपोल को एक्सप्लेन कर दो। डाइपोल मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसका डाइपोल मूवमेंट जीरो है वो हो जाएगा नॉन पोलर, और जिसका डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं है वो हो जाएगा पोलर। सर ये कैसे निकालते हैं? वेक्टर से निकाल लो। अरे सिंपल है, HCl है, बताओ किधर वेक्टर की डायरेक्शन जाएगी? लो इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ जाएगी। तो मैं ऐसे बना दूंगा। बताओ इसमें वेक्टर की डायरेक्शन किधर जाएगी? कहीं नहीं जाएगी भाई। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कोई भी नहीं खींच पाएगा, तो हम म्यू जीरो बोल देंगे, यहां पर म्यू नॉन जीरो बोल देंगे। सिंपल सा है ना? क्लियर है? ठीक है, तो ये मैंने फोर्सेस का ऑर्डर लिख लिया। तो आप कभी अगर कंपेयर कराओगे तो इस तरीके से कंपेयर करा सकते हैं।
एक पॉइंट ये, एक लास्ट और बचा है। फैक्टर्स अफेक्टिंग में कौन कौन से थे? दो, एक टेम्परेचर और एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं सरफेस एरिया, तो ये वो फैक्टर है जिस पर डिपेंड ही नहीं करता। चाहे सरफेस एरिया में आप, चाहे आप ये ले लो या ये ले लो, मैं आपको दोनों समझा देता हूं। आपने मान लो इसमें पानी भरा और आपने इसमें पानी भरा, सरफेस एरिया पर डिपेंड ही नहीं करता। ठीक है, ये इसमें भी पानी है और इसमें भी पानी है, तो वेपर प्रेशर इसका और इसका सेम होगा। ठीक है, वेपर प्रेशर इन दोनों का सेम होगा, डिपेंड ही नहीं करता सरफेस एरिया पे। सर ऐसा क्यों होता है? भाई अगर आपने टेम्परेचर दिया मान लो, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट हो गए। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा मॉलिक्यूल ऊपर जाएंगे। बेटा ऐसा नहीं है, मॉलिक्यूल का ऊपर जाना उसको मिलने वाली काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है। लिक्विड से वेपर बनना वो किस बात पे डिपेंड करता है? काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है। वो ऐसा नहीं कि आपने आपने मतलब बिछा दिया लिक्विड, बढ़िया टेबल पे डाल दिया लिक्विड, तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। ऐसा होता है क्या? मान लो आपके पास पानी बोतल है और आपने उस पानी बोतल को टेबल पे फैला दिया, तो ऐसा थोड़ी है कि अब जो है वो वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो लिक्विड का वेपर बनना किस बात पे डिपेंड करता है? उसको मिलने वाली काइनेटिक एनर्जी पर, है ना, उसको मिलने वाली काइनेटिक एनर्जी पर। ठीक है, तो लिक्विड से वेपर बनना किस बात पे डिपेंड करता है? उसको मिलने वाली काइनेटिक एनर्जी पर। ठीक है, उसको मिलने वाली काइनेटिक एनर्जी पर। तो ये ध्यान रखिएगा, सरफेस एरिया के इंडिपेंडेंट होता है। सरफेस एरिया चाहे इतना हो चाहे बड़ा सा हो, उससे मतलब नहीं। लिक्विड की एस्केपिंग टेंडेंसी डिपेंड करेगी कि उसको काइनेटिक एनर्जी कितनी मिल रही है। ठीक है, डन। आईडीपी बेटा इंड्यूस्ड डाइपोल होता है। अरे आईडीपी मतलब इंड्यूस्ड डाइपोल है, कह रहा आईडीपी क्या होता है? बेटा डीपी मतलब डाइपोल। ये ले, ये ले इधर देख, डीपी मतलब डाइपोल, और डाइपोल मतलब पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल मतलब जिसका म्यू नॉन जीरो हो। और इंड्यूस्ड आईडीपी मतलब इंड्यूस्ड डाइपोल। आईडीपी मतलब इंड्यूस्ड डाइपोल, और इंड्यूस्ड डाइपोल मतलब जिसका म्यू क्या हो? जीरो हो जाए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलो एक सवाल कर लो जरा फटाक से और फिर चलते हैं अपन। चलिए सवाल कर लो। द वेपर प्रेशर ऑफ गिवन लिक्विड विल डिक्रीज्ड इफ, बता दो फटाफट से। आगरा, बदलापुर, चेन्नई, ढोलकपुर। वेपर प्रेशर ऑफ गिवन लिक्विड विल डिक्रीज। सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड इज डिक्रीज, सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, हटा दो। द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन द कंटेनर इज डिक्रीज, गलत बात है। चाहे आप 5 ml पानी ले लो, चाहे आप 1 लीटर पानी ले लो, वेपर प्रेशर तो उसका वही रहेगा। वॉल्यूम ऑफ द वेपर फेज इंक्रीज, ये भी गलत बात है। टेम्परेचर डिक्रीज, ये एकदम सही है। टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर कम करोगे वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करता है, दो ही चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगला बता दो जरा। करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग वेपर प्रेशर, ये या ऑल ऑफ दीज, फटाफट से बताओ। CH4 और पानी। चलो मुझे बताना, मीथेन का डायपोल मूवमेंट क्या होता है? जीरो, और पानी का नॉन जीरो। और नॉन जीरो वाले के फोर्सेस अच्छे होते हैं। ठीक है, इसमें क्या लगेगा? डाइपोल डाइपोल फोर्स, क्यों? नॉन जीरो है। और इसमें क्या लगेगा? इंड्यूस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। अब मुझे बताओ फोर्सेस कौन से अच्छे हैं? ये वाले फोर्सेस अच्छे हैं, यानी कि पानी आसानी से नहीं जा पाएगा ऊपर, मीथेन आसानी से ऊपर चला जाएगा, यानी कि फर्स्ट वाला एकदम सही है। इधर देखो, इधर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये तो अभी अपन कर चुके हैं। यहां है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक, और यहां भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन ये वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्योंकि यहां 2 H इन्वॉल्व हो रहे हैं ना। अगर इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी है, यानी कि लिक्विड के आपस के फोर्स अच्छे हैं, यानी कि आसानी से वेपर नहीं बना पाएगा, यानी कि वेपर प्रेशर कम होगा। एकदम सही है। HCl और HF में बताओ, इसमें होगा डाइपोल और फ्लोरीन से H जुड़ा है, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड। भाई फ्लोरीन से H जुड़ा है भैया, फ्लोरीन से H जुड़ा है भैया। किससे H जुड़ा है? फ्लोरीन से H जुड़ा है, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड। और अगर इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड आपस में अच्छे हैं, यानी कि आसानी से वेपर नहीं बना पाएगा, तो वेपर प्रेशर कम होगा, यानी कि ऑल ऑफ दिस। ऐसे करना है आपको फोर्सेस वाला सवाल। ठीक है, आई होप आप दोनों चीजें समझ गए होगे। क्लियर है एकदम मामला? चलिए भाई, तो ये फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर थे। बाकी होमवर्क आपका हो चुका है।
थैंक यू सो मच, आप सभी लोग यहाँ आए। आपकी जूलॉजी की भी क्लास है, थोड़ा सा आज क्लास में देरी हो गई, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं सभी लोगों से। ठीक है, नेक्स्ट टर्न पर आप वेपर प्रेशर और फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर रिवाइज करके आएंगे, फिर हम वेपर प्रेशर की कैलकुलेशन सीखेंगे, है ना। तो ये बहुत बेसिक सा था आज का, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। एक बार फिर से आप रिवाइज कर लेना, जो सवाल मैंने दोनों कराए वो एक बार फिर से देख लेना, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करेंगे कल, और वेपर प्रेशर की कैलकुलेशन हम सीखेंगे, है ना। तो आज वाला आप रिवाइज करके आ जाना, मिलते हैं बेटा फिर, तब तक के लिए ओके बाय।